Hi everyone, audible? Am I audible to everyone? हाँ जी सर। हाँ, एक सर एक लड़के ने तो बिल्कुल ही बोला था जाना चाहता है। किस? अच्छा, तो उसने क्या बोल दिया? जिसका सिलेक्शन हुआ था उसने कुछ मना हो गया क्या उसका? अच्छा, तो अभी फिर उसका कैंसिल हो गया क्या? दूसरे न्यू फ्रेश इंटरव्यू होंगे? ओहो, मनीष का। चलिए मैं देखती हूँ सर। ठीक है, बच्चे कम ही हैं सिविल के, बट मिल जाएंगे। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, ओके। Can you guys see my screen now? Okay, so today we are going to study passing of property in the goods. मुझे बता दीजिए कि कौन ये हैं, ये बच्चे, इनका रिज्यूमे ये जा सकते हैं, बट वो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि एक तरह से जॉब है। ठीक है सर। बेटा आप लोगों को ये विजिबल हो रहा है? इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करती हूँ। बेसिकली आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, एंड दैट इज passing of property in the goods. Now when I say passing of property in goods, इसका क्या मीनिंग है, क्या इसका एब्स्ट्रैक्ट है, और क्या इसमें ऑलरेडी और सब चीज़ें ऐड होती हैं, हम वो सब चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं।
I have given you guys already the notes of all these topics which we are covering for now, right? I hope you got it in the morning. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स. हम सीक्वेंस वाइज सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, टॉपिक आफ्टर टॉपिक. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस आफ्टर द लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट is this particular topic which we are going to cover today. सबको आवाज आ रही है ना मेरी? Give me a confirmation that you guys are able to hear to me properly. Passing of property in the goods now. जैसे कि टॉपिक में ये 2-3 वर्ड्स हैं. पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग which is you know we can feel, we can see, and which is a physical thing. एनीथिंग विच कैन बी ट्रांसफरेबल. किसी भी चीज की ओनरशिप अगर हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, उस चीज को हम प्रॉपर्टी या गुड्स बोलते हैं. तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. क्लियर है? ये पर्टिकुलर टर्म इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. The passing of property, it is one of the very important concept, you can say, or the very important aspect in this particular this act basically. Now in a contract of sales of goods, I hope सबको दिख रहा है, और प्लीज मुझे थोड़ा सा आंसर करेंगे अगर आप लोग तो बहुत ठीक होगा. मुझे भी समझ आएगा कि you guys are listening to it और आपको समझ आ रहा है. तो in the contract of sale of goods or property, the ownership of such goods or property is also passed to the buyer. जैसे हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि सेल जब किसी भी चीज का हो रहा है, एक पर्सन अपना कोई भी गुड या कोई भी फिजिकल गुड, कोई भी प्रॉपर्टी को अपनी ओनरशिप के साथ दूसरे को ट्रांसफर करता है, यानी कि ओनरशिप भी ट्रांसफर करता है और उसके बदले वो उससे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी ले रहा है, which is called consideration. In the form of law, that money is called consideration. तो उस कंसिडरेशन के अगेंस्ट जब हम कोई गुड या कोई प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ द गुड या पासिंग ऑफ द गुड. आपने पैसा ले लिया, नाउ इट इज योर टर्न टू गिव द ओनरशिप टू द अदर पर्सन और पास द गुड टू द अदर पर्सन. गुड और द प्रॉपर्टी जिसको भी आपने सेल किया है, वो आपको किसको देना है? दूसरी पार्टी कौन होगा? बायर होगा, जो कि आपसे बाय कर रहा है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पॉइंट एट विच प्रॉपर्टी इज पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर. नाउ थोड़ा सा मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी अनस्टेबल है, बट आई होप जहां पर आपको नहीं समझ आए, जहां पर आपको आवाज क्लियर नहीं आए, मुझे प्लीज बता दीजिएगा आप लोग. ठीक है, तो हमें ये डिफाइन करना होता है एज अ सेलर. अगर हम सेलर हैं और हम कोई चीज को सेल कर रहे हैं, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट एट व्हाट पॉइंट इन टाइम और किस टाइम पे हम, अब हमारे पास प्रॉपर सेटलमेंट हो गया, पैसे का, कंसिडरेशन का, हमें बायर से सब कुछ मिल गया है, अब हम उसको ट्रांसफर ऑफ दी ओनरशिप कर सकते हैं. जब हम कोई चीज बाय करने जाते हैं दुकान पे भी, तो हमसे पैसे पहले लेता है, फिर हमको कोई सामान देता है उसके अगेंस्ट. सो दैट अमाउंट ऑफ मनी विच वी पे एज द बायर टू द सेलर इज कंसिडरेशन, और उसके अगेंस्ट हमको वो गुड या प्रॉपर्टी या कुछ भी जो भी हम खरीदने जा रहे हैं वो हमको मिल जाता है. व्हेन वी से प्रॉपर्टी, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी बिल्डिंग, इट कैन बी एनीथिंग व्हिच वी कैन यूज फॉर द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन और फॉर द लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो ये एज अ सेलर हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमने कब ट्रांसफर करना है ओनरशिप दूसरे पर्सन को, कब उस पर्टिकुलर गुड का या प्रॉपर्टी का मालिक बना देना है. जब वो हमें पता है कि जब हमारे पास कंप्लीट अमाउंट ऑफ मनी या कंसिडरेशन आ गया, तब हम वो चीज करेंगे. ठीक है, और कौन से पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने हैं? द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द रिस्क पासेस ऑन टू द बायर फ्रॉम द सेलर. एक तो ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं हम, ओनरशिप के अलावा उस पर्टिकुलर चीज की जो भी रिस्क है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर कुछ उस चीज से हमको बेनिफिट आगे मिलना होगा तो वो भी बायर लेगा. ठीक है, कुछ उस चीज से कुछ अगर हार्मफुल कोई चीज होनी होगी तो वो भी बायर का है. सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी आज बेच दी, आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, आप सेलर हो, आपने किसी बायर को बेच दी, अब उस प्रॉपर्टी का प्राइस कल को कम हो जाता है तो वो उसका रिस्क है, उसका लॉस हो गया, आपको कोई लॉस नहीं होगा फिर. और अगर उस प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो प्रॉफिट भी बायर का ही होगा. देन तो रिस्क इज ऑल्सो पासेस. वन इज ओनरशिप विच इज गेटिंग पास्ड, अदर थिंग इज रिस्क इज ऑल्सो पासेस फ्रॉम द बायर, फ्रॉम द सेलर टू द बायर. ठीक है, वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि कौन सा टाइम होगा जब हमें, विच इज द राइट टाइम, जिसमें आपने देखा होगा प्रॉपर्टी जब हमें मिलती है तो हमें एकदम से पैसा बयाना देने के बाद हमको एकदम से नहीं मिल जाता है ओनरशिप. वी हैव टू
transfer the entire amount of that property, only then we become the owner of that property or that good, and then only the ownership is transferred. अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो समझ आता है कि बायर सेलर के बीच में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी होगा, एट टाइम्स क्रेडिट पे भी हमें कोई चीज मिल जाती है, हम अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है सेलर से तो हम कई बार जाके कोई चीज खरीदते हैं और हमको क्रेडिट पे भी मिल जाती है. बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी और एनीथिंग जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में, सो नोबडी ट्रस्ट्स द अदर पर्सन, और बायर पे कोई ट्रस्ट नहीं करता जब तक खुद उनको नहीं लगता, सेलर को नहीं लगता कि हमारे पास सारा पैसा आ गया है, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. सो एज अ सेलर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द राइट टाइम टू ट्रांसफर द ओनरशिप या पोजेशन. यार लाइट चली गई, इंटरनेट बंद हो जाता ना, लैपटॉप को चार्ज था, फोन से कनेक्ट कर लो. आ गई लाइट एकदम से, लेकिन नेट कनेक्ट हो गया, मीटिंग ओवर हो गई. पासवर्ड क्या है? 230. Sorry for the interruption, guys. I hope you can hear me now. I'm going to share my screen again. Okay. So basically we were considering what are those points which we should consider while making any sale or purchase. ठीक है. अब जब सेल का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ना, सो देयर आर 3 स्टेजेस टू इट. एक है कि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स. प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफर करना है. ठीक है. प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का मतलब है कि ठीक है, हाँ भाई मैंने चाबी दे दी आपको, घर के मालिक अब आप हो, एक चाबी आपके पास भी है, तो क्या आपने प्रॉपर पोजीशन दे दिया? पोजीशन हो सकता है आपने नहीं दिया तब. सो एक तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा. सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स विल आल्सो बी देयर. पोजीशन का मतलब कब्जा देना. एक होता है कि आपने वो गुड दे दिया, प्रॉपर्टी देने का मतलब पेपर दे दिए, मे बी रजिस्ट्री हो गई आपके नाम, कुछ भी, लेकिन अभी आप खुद ही रह जा रहे हो उस घर में एज अ सेलर, तो देन आपका मतलब आपने पोजीशन नहीं दिया, प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ है, बट देन यू आर नॉट लेटिंग द अदर पर्सन, द बायर, टू यूज दैट प्रॉपर्टी. तो उसके सेकंड स्टेज इज कि आपको वो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड या प्रॉपर्टी भी करना पड़ेगा, एंड द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल. ठीक है. टाइटल इज द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप. पहला है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, सेकंड इज द पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, थर्ड इज द टाइटल हमने ट्रांसफर कर दिया. टाइटल और द ओनरशिप यानी कि उसको मालिक बना दिया. द बायर इज नाउ द ओनर. अब वो चीज उसके नेम पर हो गई है. नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो. जैसे कि हमने अभी पढ़ा पासिंग ऑफ द रिस्क. दिस इज वन ऑफ द रूल कि अगर कोई भी रिस्क है उस चीज से अब इन्वॉल्व, चाहे वो पॉजिटिव मैनर में हो या वो नेगेटिव मैनर में हो, रिस्क जो है वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दी अपकमिंग मार्केट सिनेरियोज. फ्यूचर में क्या मार्केट रहेगा, किस तरीके का मार्केट रहेगा, उसके हिसाब से अप जाएगा, डाउन जाएगा, उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, पुरानी होने से कम होगी या बढ़ जाएगी, क्या जो भी कुछ होगा, that all thing we have transferred or passed with that property, yeah, with the ownership of that property or that good. ठीक है. अब बेसिकली क्या है रूल्स में अगर हम पढ़ें तो एसरटेनमेंट ऑफ द गुड्स जो कि सेक्शन 18 में दिया गया है. द प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर इफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज फॉर एसरटेन गुड्स. देयरफॉर द गुड्स मस्ट बी एसरटेन फॉर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स. मतलब वो गुड्स जो कि बेचे जा सकते हैं, those goods which are available in the market to be sold. या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कह रहे हो हाँ भाई तुम्हारी हैं और तुम बेच भी नहीं रहे हो उसको, या उसके अगेंस्ट आपने पैसा ले लिया, बट देन यू आर नॉट एबल टू गिव द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, देन particularly the transfer of those goods will not take place. ठीक है. सो दिस इज द रूल दैट हम सेल वही चीज कर सकते हैं जो हम सेल करने के लायक हैं, यानी कि जिसकी ओनरशिप हमारे पास है. अगर मैं किसी और का घर तो नहीं बेच सकती, किसी और की वो चीज प्रॉपर्टी जो किसी और के ओनरशिप है, मेरी ओनरशिप ही नहीं है, आई कांट सेल इट. सो वी हैव टू सेल ओनली द एसर्टेन गुड्स. दैट इज वन ऑफ द रूल ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट.
नेक्स्ट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। आपकी इंटेंशन भी है बेचने की, फोर्सफुल्ली नहीं बेच रहे हो आप। एक है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरा जो भी कुछ है, या कोई गुड है, मैं कोई बिजनेस करती हूँ, गुड्स बनाती हूँ, मैन्युफैक्चर करती हूँ, या सेल करके ही आगे आगे मैं परचेस करके आगे सेल कर देती हूँ, कुछ भी है, तो मेरी इंटेंशन भी उसको बेचने की होनी चाहिए। सेलर विल ऑल्सो हैव मेड अप हिज माइंड ऑलरेडी कि वो प्रॉपर्टी को बेचने में इंटरेस्ट भी रखता है। फोर्सफुल्ली कोई किसी से कोई चीज खरीद नहीं सकता। If I would want to buy something and the owner is not ready to sell it, I cannot buy it. It is as simple as that, and it is the rule of sale of good acts which is applicable in our country कि अगर हम वो चीज, जो चीज हमें पसंद आ गई, हम वो खरीदना चाहते हैं और वो बिकाऊ ही नहीं है, and that is not for sale, so we cannot buy it. ठीक है? So this is another rule, that the intention is also to sell. The intention of the seller is also, should also be there to sell that property basically. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब जिस भी चीज के बारे में हम जो भी, वेदर इट इज गुड और प्रॉपर्टी और एनीथिंग विच हैज गॉट इट्स एग्जिस्टेंस, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसा कोई भी गुड प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी जिसको हम बेच रहे हैं, वो स्पेसिफिकली डिफाइन होना चाहिए दैट दिस इज बीइंग सोल्ड। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ से 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड वी वुड वांट टू सेल ओनली 50 स्क्वायर यार्ड्स, सो वी कैन नॉट से कि ये वाला प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स का हमने बेच दिया, हम बेचना चाह रहे हैं 50, सो विल हैव टू बी स्पेसिफिक एनफ, स्पेसिफिक कि हम क्या बेच रहे हैं, कितना पार्ट बेच रहे हैं। हम प्रॉपर्टी हो सकता है हमारे पास बहुत ज्यादा हो, हम पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाह रहे हैं, हम 10% बेचना चाह रहे हैं, 20% बेचना चाह रहे हैं, और वो कौन सा पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी है, किधर बिलोंग करता है, कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है? सो दैट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिकली डिफाइंड इन दैट सेल कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने ये वाला जमीन का टुकड़ा बेचा है, या मैंने ये वाला प्रोडक्ट बेचा है, ये वाला गुड बेचा है to this person, and I am freely ready to transfer my ownership for this particular good or property to the other person who is the buyer. Clear है? Now unascertained goods section 21 में unascertained goods भी डिफाइंड है। ascertained goods तो हमने फिर से नहीं चाह रहा, ascertained goods तो हमने डिफाइन कर लिया कि ओके दोज गुड्स विच आर देयर, विच आर अवेलेबल एंड द ओनर इज हिमसेल्फ इज रेडी टू सेल इट, तो हम उनको तो सेल कर ही देंगे। बट देयर आर सर्टेन unascertained goods also. So in the contract for sales of unascertained goods by the description, the property in the goods passed to the buyer if the goods of the said description are in deliverable state. डिलीवरेबल स्टेट में अगर कुछ अनसर्टेन गुड्स भी हैं तो उनका भी बेचना हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट रूल है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस एट टाइम्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यू कैन से सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी, बट इट इज द सेल ऑफ अ गुड। फॉर एग्जांपल सपोज किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया कि हमको 1000 यूनिट्स आपके खरीदने हैं और हम आपको एडवांस में पैसे देते हैं 100 यूनिट्स के। नाउ जो दूसरी कंपनी है जिसने, जो कि बेसिकली सेलर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 100 यूनिट्स दे या 1000 यूनिट्स एक साथ दे दे, या 200 यूनिट्स देगा या 500 यूनिट्स देगा, बट दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द सेलर कि वो कितना देगा। ठीक है? सो गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। समटाइम्स इट हैपेंस, सपोज इफ आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी एंड आई एम मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन गुड्स और मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है बहुत ज्यादा क्वांटिटी का, तो मैं और मेरे पास उतना क्वांटिटी पड़ा भी हुआ, तो क्या ये मेरे अप्रूवल के ऊपर डिपेंड करेगा जब तक कि मेरे पास पूरा पैसा नहीं आ जाता। इट इज ऑन मी कि मैं कितना उसको गुड ट्रांसफर कर सकती हूँ। सो इन द सेम फैशन जो बायर है वो पैसा अगर पूरा दे रहा है इन एडवांस, देन तो ही कैन गेट द कंप्लीट ऑर्डर। अदरवाइज कितने गुड्स सेंड होने हैं, व्हाट क्वांटिटी, ऑन व्हाट डेट, वो बेसिकली सेलर खुद डिसाइड करेगा। सो दैट बिकम्स अनदर रूल दैट गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ऐसा नहीं कह सकता कोई भी बायर कि मैंने तो तुम्हें ऑर्डर 1000 का दिया था और एज एन एडवांस मैं तुम्हें 100 यूनिट्स का पैसा दे दिया तो तुम मुझे 1000 यूनिट्स भिजवा दो। वो फोर्सफुली 1000 यूनिट्स नहीं भिजवा मांग ही नहीं सकता है। दैट इज ऑल्सो रूल ऑफ दिस बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कि जब तक या तो कंप्लीट पेमेंट एडवांस में है, अदरवाइज जो भी ओनरशिप है या कस्टडी है उन गुड्स की, वो अभी तक किसके पास लाई कर रही है, सेलर के पास ही लाई कर रही है। ठीक है? नाउ देयर आर सर्टेन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन दोज गुड्स जो कि सी रूट्स से जाते हैं। सी रूट्स
कौन से होते हैं, किसी को अगर पता हो तो, सी रूट्स आर दोज रूट्स जिनके थ्रू, जो कि बेसिकली शिप्स में जाते हैं गुड्स। बहुत कहीं दूर जाना है, या तो बहुत अगर दूर जाना है तो फ्लाइट्स में जाएंगे, या अगर किसी ऐसी कंट्री में आप डिलीवर कर रहे हैं जहां पर कि फ्लाइट का भी रास्ता नहीं है, रोड का तो है ही नहीं रास्ता, तो वहां पे जो रूट्स है वो सी के थ्रू है। पानी के जहाज जो होते हैं उनके थ्रू गुड्स की डिलीवरी बहुत बार हम करते हैं, वो थोड़ा शायद चीप भी पड़ता होगा अगर होती है तो, या फिर अगर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है उस कंट्री में जाने का, दूसरी कंट्री से कोई और ना तो रास्ता है ना रूट डिफाइंड है, और फिर भी हमें बिजनेस करना है उस कंट्री के साथ, सो देन दो देयर कम्स द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच इन्वॉल्व द सी रूट्स। तो उसका अपना एक अलग जो है प्रोसेस है, दैट व्हाट ऑल विल बी द पॉइंट्स व्हिच विल बी कवर्ड अंडर दैट। अब अगर हम सी रूट्स के पास के थ्रू जा रहे हैं तो हमें इंश्योरेंस अलग से कराना पड़ेगा, हो सकता है अंडर वाटर कहीं पर बहुत ज्यादा डीप हो, सी बहुत ज्यादा डीप हो, पानी की डेप्थ बहुत ज्यादा हो, कुछ और उस पर्टिकुलर गुड का एक तरीके से कुछ हार्म होने की जरूरत हो, या उस शिप को जो ले जा रहे हैं उन लोगों का इंश्योरेंस है या नहीं लाइफ का, या जो हम गुड्स ले जा रहे हैं, डिलीवरेबल्स जो हम ले जा रहे हैं, उनका हमें इंश्योरेंस करवाने की जरूरत तो नहीं है कि रास्ते में कहीं डैमेज हो गया तो हु विल पे एंड ऑल दैट। तो दीज दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच, गिव मी 1 minute गाइस। ओके, सो बेसिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, या उसमें हम पासिंग ऑफ गुड्स अगर हम पढ़ रहे हैं, पासिंग ऑफ गुड्स जैसे कि नेम से ही समझ में आ रहा है, हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपली गुड्स पास करने हैं, या ओनरशिप पास करनी है, या पोजीशन पास करना है, ठीक है, और अपना कंसेंट जो कि बेसिकली, जी सर, ठीक है सर, मैं बताती हूँ आपको कब जाना है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, सो बेसिकली वी कैन cover those contracts also as in your syllabus। वैसे तो ये सी रूट्स वाला जो contracts including है ये हमारे syllabus में नहीं है, but just to know about what exactly the contracts which are like involving C routes and all those things, you can add on अगर आपको long answer अपना बनाना है इस particular topic के लिए, which is sale of गुड्स एक्ट, जिसमें कि पासिंग ऑफ द गुड्स है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके कंटेंट्स हैं। 3 मेन कंटेंट्स हैं कि हमारा फ्री कंसेंट होना चाहिए, बेचने वाले का भी और खरीदने वाले का भी। जबरदस्ती ना तो कोई किसी से कोई चीज खरीद सकता है, और जबरदस्ती ही ना तो किसी को कोई चीज दूसरी बेच सकता है। मतलब इफ यू आर दी सेलर, यू कैन नॉट आस्क एनी रैंडम पर्सन कि तुझे ये चीज खरीदनी है जबरदस्ती मुझसे, या फिर अगर आपको कोई चीज पसंद भी आ रही है और अगर इट इज नॉट फॉर सेल, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेल इन द मार्केट, तो भी आप उसको खरीद नहीं सकते हो। सो दोनों तरफ से फ्री कंसेंट होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ दी प्रॉपर्टी होगा, ट्रांसफर ऑफ दी ओनरशिप होगा, ट्रांसफर ऑफ दी पोजेशन होगा, ठीक है, तीनों चीजें होंगी। सो दिस इज द एंड फॉर दिस टॉपिक फ्रॉम माय एंड। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। क्लास में सो मत जाया करो भाई, रिस्पॉन्ड तो करो। भानु, कैन यू हियर मी? भानु, आनंद भाई, इस तरह से तो क्लास नहीं पढ़ाऊंगी मैं जिस तरह से आप लोग कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। विजिबल है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? कैन आई गेट एन आंसर फ्रॉम यू गाइज?
Jaya, can you hear me? Now next is performance of contract. आप लोगों को आई थिंक पढ़ना तो है नहीं, क्लासेस में बंद करवा देती हूँ आप लोगों की, नोट्स में आप लोगों को ग्रुप में भेज ही चुकी हूँ, पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग अपने आप पढ़ सकते हो शायद नोट से, अगर आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है तो। म्यूट करके फोन कहीं साइड में फेंक देते हो क्या? नाउ व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपका थर्ड यूनिट चल रहा है। अभी थर्ड यूनिट में देर आर टू मोर टॉपिक्स विच आर लाइक नॉट वेरी लॉन्ग टॉपिक्स बट स्मॉल है, जैसे अभी हमने लास्ट वाला टॉपिक कवर करा है, ये वाला भी स्मॉलर टॉपिक एंड देन टू मोर टॉपिक्स आता है। थर्ड यूनिट विल बी डन, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर असाइनमेंट्स, notes and everything are already shared with you guys, which will be there, which is there, all the questions are there from third unit only. ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नाउ एज द नेम सजेस्ट अगेन, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट बोथ प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ये पहली स्टेज है कि कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं, अभी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन होने के बाद दोनों पार्टीज ने उनको पढ़ा, पढ़ने के बाद इफ दे थिंक दैट दे आर रेडी टू वर्क, दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक दूसरे के लिए रेडी हैं वो लोग साइन करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि यस वी विल बी एबल टू डू इट। अब क्या आगे क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उसके बाद अब नेक्स्ट आता है कि नाउ यू हैव टू परफॉर्म। परफॉर्म कैसे? एज पर दोज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस which were laid down and which we both parties have agreed to sign, which we have signed and agreed to work with, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो पार्टीज जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, प्रॉमिस प्रॉमिस किया, दोनों ने एक दूसरे को, एक प्रॉमिसर है दूसरा प्रॉमिसी है, दोनों ने फ्री कंसेंट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अब उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने का जो टाइम आ गया है, कि एक्चुअल में साथ काम करने का टाइम आ गया है, परफॉर्म करने का टाइम आ गया है, दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए जाता है एक स्टेशनरी की दुकान पे टू बाय अ कैलकुलेटर और टू बाय अ पेन और टू बाय वट एवर इट इज इट्स नीड। शॉपकीपर उसको डिलीवर कर देता है वो चीज और ए उस प्राइस को पे कर देता है। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव बीन डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल परफॉर्मेंस। म्यूचुअल होता है दो लोगों की रजामंदी से कुछ होना, म्यूचुअली, ठीक है। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय द म्यूचुअल कंसेंट। एक चाहता था खरीदना, दूसरा चाहता था बेचना, दोनों की अगर रिक्वायरमेंट होती खरीदने की तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, दोनों को ही खरीदना था तो कहीं से उनको कोई एक सेलर चाहिए था। यहाँ पर एक को खरीदना था और एक को बेचना था, और वो सेम प्राइस भी जो जो एक पर्सन को जिस प्राइस पे बेचना था उस प्राइस पर ही दूसरे पर्सन को अग्री हुआ कि वो खरीद भी सकता है। तो बेसिकली ये परफॉर्म हो पाया ये कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कॉन्ट्रैक्ट ये परफॉर्म हो पाया? विद द म्यूचुअल अग्रीमेंट, विद द म्यूचुअल कंसेंट, with the mutual performance of both the parties which are involved in any contract. ठीक है। So it is the primary duty of each contracting party to either perform or offer to perform its promisee. For performance to be effective, the courts expect it to be exact and complete. क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं और बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, so we should not deviate from that topic that we are studying law। और लॉ क्या कहता है या कोर्ट्स क्या कहते हैं, या हमारा जो बेसिकली हमारा लॉ सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, जुडिशरी, वो क्या कहता है। सॉरी, just give me 1 minute guys। कोई अपनी जी ना कॉलेज से।
So basically it is the responsibility or the basic duty of both the parties to perform its promise. यानी कि अगर मैंने कुछ promise करा है, one party has promised to perform a task, other party has promised to accept that task. तो जो भी मतलब दोनों parties ने promiser ने जो भी agree करा है through that contract, with the performance of that contract, those both parties will be excelling their responsibilities. ये बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. नाउ हम हर चीज को बहुत स्पेसिफिकली पढ़ते हैं हमारे लॉ में. व्हाई? बिकॉज कोड्स जो हैं, जो हमारे कोड्स हैं, वो एग्जैक्ट और कंप्लीट चीजें, हर चीज कंप्लीट चाहते हैं और हर चीज एग्जैक्ट चाहते हैं. बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है? हु इज द ओनर, हु इज द बायर, हु इज द सेलर, एवरीथिंग, each and every minute detail will be considered by our courts whenever things are getting accepted or whenever things are taking place in the courts. कोई भी प्रूफ करना है, सबमिट करना है कोर्ट में, या कुछ भी एक छोटे से छोटा लीगल डॉक्यूमेंट भी होगा, इट हैज टू बी एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो जब भी कभी हम किसी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो भी एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. और एक बार कॉन्ट्रैक्ट में लिख के हमने साइन कर दिया, अग्री कर दिया, फिर हमें वैसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा अंटिल वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो. यानी कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बेच दिया और बेचने की कंडीशंस ये थी कि आपको इस तरह से पैसे देने हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट वापस नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट लाने के बाद आप उसको वापस नहीं कर सकते. This is what is very clear. So that our courts basically expect it to be exact and complete. ये समझ आया किस लिए? The same must match with the contractual obligations. जो भी, चाहे कोई obligation है, चाहे कोई term है, चाहे कोई condition है, which has been already laid down in the contract and those both parties have agreed to. क्योंकि contract of sale act में दो ही parties होंगी, एक buyer होगा और एक seller होगा, राइट? वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था जहां पे कि गारंटर भी आ रहा था, तो वहां पर 3 पार्टीज थी, सबका अपना अलग अलग रोल था. ठीक है. सो हियर इट इज दैट कि दोनों पार्टीज अपना म्यूचुअली परफॉर्म कर रही हैं, जो उनका काम है, टास्क है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा कि लेट डाउन है और एग्जैक्टली ऑन एन एक्चुअल बेसिस ऑल्सो, सो दैट इन नियर फ्यूचर अगर कोई भी एक पार्टी उसमें से कोई भी पार्टी अगर उसमें से अग्री नहीं करती या फ्यूचर में उसको परफॉर्म नहीं करती, then the other person will have to go to the court and that person can go to the court very clearly and freely to get the compensation or to get the loss whatever he has beared because of the other party has not performed the contract or something like that. एक बार काट दिया तो समझ नहीं आता. Now the actual performance. We got 6 minutes left, guys, and we'll just quickly finish this and then we can take up the next thing if possible. So actual performance. Actual performance क्या है? When the things which have already been laid down in the contract are now actually taking place. ठीक है. When a promisor to a contract has fulfilled his obligation in accordance with the terms of the contract, the promiser or the promise is said to have been actually performed. ठीक है. सो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया कि हाँ भाई आपने बोला था मैं तुझे सामान बेचूंगा, दूसरे वाले ने बोला हाँ भाई मैं आपसे सामान खरीदूंगा. अभी तो सिर्फ बात हो रही है, कल को वो काम हो गया. ठीक है. एक पर्सन ने पैसे दे दी, दूसरे पर्सन ने वो चीज खरीद ली. सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस हैज बीन डन नाउ. ठीक है. या ए ने एग्री किया था, ठीक है मैं कल आपके पास आपके घर 10 बैग्स ऑफ दिस पहुंचा दूंगा, या 10 बैग्स ऑफ दिस, या 10 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द गुड विल बी डिलीवर्ड टू योर एड्रेस. उसने अगर प्रॉमिस किया, प्रॉमिसर ने कहा ठीक है मेरे पास आ जाएगा, आई विल पे टू यू दिस मच प्राइस. वो एक्चुअल में प्रॉमिस नेक्स्ट डे हो गया, वो काम हो गया. दैट इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस. सब्सटैंशियल होता है बहुत किसी भी चीज का ना. सब्सटैंशियल वर्ड, आई थिंक आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियल वर्ड इज.
कि कुछ अगर कोई एक इम्पोर्टेंट जिसको हम बोलते हैं ना सब्सटैंशियल, कुछ हमारे पास कुछ एक चीज होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक इम्पोर्टेंट कुछ है जिसको हम समझ सकें, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट सब्सटैंशियल इज. सो देयर इज, दिस इज वेयर द वर्क अग्रीड अपॉन इट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कहीं के लिए कुछ कोई प्रोडक्ट खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए, और वो प्रोडक्ट का मैं क्वांटिटी ऐसा बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, विच पीपल कैन थिंक और दी सेलर कैन थिंक कि शी कैन नॉट कंज्यूम. तो मेरे पास कुछ एक सब्सटैंशियल रीजन होगा उस पर्टिकुलर ऑर्डर को मेक करने का. हो सकता है मैं आगे उसको फर्दर बिजनेस के लिए लूँ, या अगर मेरे पास खुद ही एक बड़ा कोई ऑर्डर हो या कुछ हो, तो एक सब्सटैंशियल प्रूफ किसी चीज का हो जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस हो पा रहा है. एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इज अबाउट टू फिनिश इज कॉल्ड सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस में कि थिंग्स हैव बीन टेकन प्लेस, थिंग्स हैव बीन डन इज व्हाट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज. सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस इज कि व्हेन हमारा जो इंपॉर्टेंट काम था ट्रांसफर होने का, ओनरशिप का, सब चीज वो सब कुछ हो चुका है एंड इट इज अबाउट टू बी फिनिश्ड. ठीक है, अबाउट टू बी फिनिश, तो ये सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस हो गया. पार्शियल परफॉर्मेंस, पार्शियल परफॉर्मेंस जैसे कि नाम ही बता रहा है कि पार्शियल हो रहा है एंड कंप्लीट, फुल्ली या कंप्लीटली कुछ नहीं हो रहा. सो पार्शियल मींस कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर वाज फॉर 1000 यूनिट्स, the delivery is done for 500 units, so the partial performance has been done, and now the rest of the partial order or the rest of the performance of the contract is still, the pending one is still to be performed, so then it is partial performance. ठीक है. बट अगर पार्शियल परफॉर्मेंस भी कहीं पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि इस पर्टिकुलर चीज को हम इस तरह से ले सकते हैं. जैसे कि सपोज कोई पार्शियल पेमेंट कर रहा है, कोई कोई जो बायर है वो ये कह रहा है कि मैं पूरा पैसा एडवांस में नहीं दूंगा, हम 50% एडवांस देंगे और 50% जो है हम डिलीवरी, प्रोडक्ट डिलीवरी के बाद देंगे. तो लेकिन ये ऑलरेडी अग्रीड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो ही पार्शियल परफॉर्मेंस हो पा रही है, अदरवाइज पार्शियल परफॉर्मेंस नहीं होगी. ठीक है. सो वट एवर परफॉर्मेंस वी आर डूइंग, जैसे मैंने बताया कोई भी परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं, चाहे वो पार्शियल हो, चाहे वो सब्सटैंशियल हो, चाहे वो एक्चुअल हो, वो उस तरीके की परफॉर्मेंस ही पे हमने अग्री करा है टर्म्स कंडीशन में, जिसको अब हम फॉलो कर रहे हैं. और बेसिकली हम उसकी वजह से एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है या पार्शियल परफॉर्मेंस हो रहा है या सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस हो रहा है, वट एवर परफॉर्मेंस वी आर चूजिंग टू डू. क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वट एवर वी हैव अग्रीड ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी अग्रीड समथिंग एंड वी जस्ट हैव टू फॉलो those conditions we have agreed upon is what the performance of the contract is. So performance of contract बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन आना इज डिफिकल्ट. मे बी आपको शॉर्ट नोट या कुछ इस तरह से आ सकता है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या आप अगर इसको और लेंदी बनाकर लिखना चाहते हैं सो ऐड समथिंग फॉर दी लॉ ऑफ दी, जो ये हमारा सेल का जो एक्ट है इसको आप इसके साथ रिलेट करके तब आप इसको एक लॉन्ग आंसर बना सकते हैं. अदरवाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही है कि किस तरह के परफॉर्मेंस है, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस में मेन यही है, एक्चुअल, सब्सटैंशियल और पार्शियल. वो भी तब जबकि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टेकिंग प्लेस एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन इन द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गॉट साइंड ऑलरेडी. ठीक है जी. So from my end, this topic is also covered. If you guys have any questions, please come up. Otherwise, I can finish the class. From my end, these two topics are covered today. Any questions, anything? Still 1 minute left. I think you all 6 are sleeping. Anyways, thank you for your time, everyone. Take care. Bye-bye.